अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम BSN 7th सेमेस्टर एंड पोस्ट RN 3rd सेमेस्टर के सब्जेक्ट लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के यूनिट नंबर 11 जो कि हमारे साथ मोटिवेशन एंड अप्रेजल है, इसके आज हम पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ मौजूद है जिसमें हम मंदरजा झेल टॉपिक्स पर डिटेल के साथ बात करेंगे। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे टर्म्स मोटिव, मोटिवेट एंड मोटिवेशन को कि इसे क्या कहते हैं, इससे क्या मुराद है। ठीक है, इसी तरह से फिर हमारे साथ डिफरेंट मोटिवेशनल थ्योरीज़ है, उस पर हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। इसके साथ साथ परफॉर्मेंस अप्रेजल किसे कहते हैं और इसको हम किस मकसद के लिए करते हैं, इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। इसके अलावा प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल पर बात करेंगे। इसके साथ साथ हम डिफरेंट मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पोटेंशियल अप्रेजल प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करेंगे और इसके साथ काउंसलिंग के जितने भी टाइप्स हैं उस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। सो आज का जो लेक्चर है बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल और एग्जामिनेशन के हवाले से इम्पोर्टेंट है, इसलिए तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इसको गौर से सुने और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं मोटिव से। व्हाट इज़ मोटिव? मोटिव की अगर हम लफ्ज़ी मानी को देखें तो मोटिव से मुराद मकसद या बायसी हरकत। हम किस मकसद की वजह से या किस वजह से जो काम करते हैं, जो हरकत करते हैं, ठीक है, जो अमल करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इसको मोटिव कहते हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू वेबस्टर न्यू कॉलिगेट डिक्शनरी के मुताबिक मोटिव की जो डिफिनीशन यहाँ पर दी गई है वो कुछ इस तरह से है कि अ मोटिव इज समथिंग, a need or desire that causes a person to act is called motive। मोटिव जो है ये हमारे साथ कोई भी ऐसी चीज़, चाहे वो आपकी नीड हो या आपकी ख्वाहिश हो, जिसकी बुनियाद पर आप क्या करते हैं, जिसकी बुनियाद पर आप कोई काम करते हैं, आप जो है कोई हरकत करते हैं, कोई अमल करते हैं उस मकसद, उस नीड, उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मोटिव कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर नीड और डिज़ायर को अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नीड जो है ये हमारी ज़रूरत होती है, ये हमारी ऐसी ज़रूरत होती है जिसके बगैर हम इनकम्प्लीट होते हैं और हम सेटिस्फाई नहीं होते। जबकि डिज़ायर जो है ये हमारी जो ख्वाहिशात होती है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा ख्वाहिशात होती है तो उसको हम डिज़ायर कहते हैं। जो हमारी चाहत होती है उसको हम क्या कहते हैं? डिज़ायर कहते हैं। नीड के बगैर जो है हमारे लिए सर्वाइव करना मुश्किल होता है। जैसे कि खाना जो है ये एक बुनियादी नीड है, पीना ये एक बुनियादी नीड है, पहनना ये एक बुनियादी नीड है, सिक्योरिटी ये एक बुनियादी नीड है। इसके बगैर जो है हम नहीं रह सकते। जबकि डिज़ायर जो है, मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि मैं फ्यूचर में जो है इंजीनियर बन जाऊँ या डॉक्टर बन जाऊँ, ठीक है, तो अगर मैं डॉक्टर बन गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बना तो मेरी ज़िंदगी पर इसके बुरे असरात जो है वो मुरतब नहीं हो सकते, या जो मेरी ज़िंदगी है इसके बगैर जो है वो नहीं रुक सकती। ठीक है, सो मतलब यह है कि नीड और डिज़ायर के दरमियान जो डिफरेंस है वो ये है कि नीड के बगैर हम सरवाइव नहीं कर सकते और डिज़ायर के बगैर जो है हमारे लिए सरवाइव करना कोई मुश्किल बात नहीं है, बल्कि नॉर्मल होता है। ठीक है, फिर अब आ जाते हैं मोटिवेट की तरफ। मोटिवेट से क्या मुराद है? मोटिवेट की अगर हम लफ्ज़ी मानी को देखें तो मोटिवेट से मुराद हौसला अफजाई। हौसला अफजाई ये हमारे साथ एक ऐसी चीज़ है जिसकी बुनियाद पर आप जो है बहुत सारे गोल्स को जो है अचीव कर सकते हैं और कोई भी मकसद हो आपका उसको आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन बुनियादी जो चीज़ है वो है हौसला अफजाई। आपको हौसला अफजाई देने वाले लोग हो, ठीक है, आप जो है ख़ुद अपने आप को जो है हौसला दे सकते हो। तो मोटिवेट से मुराद ये है कि टू प्रोवाइड समवन विद एन इंसेंटिव टू डू समथिंग, टू इनकरेज और प्रोवाइड विद अ रीज़न फॉर डूइंग समथिंग इज कॉल्ड मोटिवेट। मतलब ये है कि आप किसी शख्स को हौसला देते हैं, किसी शख्स को जो है आप जज्बा दिलाते हैं, किसी शख्स को जो है आप इनकरेज करते हैं कि हाँ ये काम तुम कर सकते हो, हाँ ये काम जो है बिल्कुल तुम्हारे लिए बना है और इस काम को जो है तुम्हारे बगैर कोई नहीं कर सकता। तो इसका मतलब यह है कि आप उसको हौसला दे रहे हैं। किस मकसद के लिए? एक अमल को करने के लिए, एक गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो
जब आप किसी को क्या करते हो, आप किसी को हौसला अफजाई देते हो कुछ काम करने के लिए, कुछ ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मोटिवेट कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन वो अमल होता है जिसके ज़रिए हम लोगों को क्या करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं या उनको हौसला अफजाई देते हैं। ठीक है, तो इस अमल को क्या कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन इज द ड्राइविंग एंड पुलिंग फोर्सेस व्हिच रिजल्ट इन परसिस्टेंट बिहेवियर डायरेक्टेड टुवर्ड पार्टिकुलर गोल इज कॉल्ड मोटिवेशन। मोटिवेशन ये हमारे साथ वो ड्राइविंग और पुलिंग फोर्स होता है जिसके ज़रिए हम किसी शख्स को जो है एक ख़ास ऑब्जेक्टिव, एक ख़ास गोल के लिए उनको क्या करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं, उनको हौसला अफजाई देते हैं कि हाँ ये काम जो है सिर्फ तुम ही कर सकते हो, ये गोल जो है ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम ही इसको अचीव कर सकते हो। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जिसके ज़रिए हम लोगों को इनकरेज करते हैं कोई काम करने के लिए, कोई ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए। ठीक है, उनको जो हौसला अफजाई देते हैं, तो इस अमल को क्या कहते हैं, इस अमल को मोटिवेशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम मोटिवेशन की इम्पोर्टेंस की बात करें, इसकी अहमियत की बात करें, तो इसके बहुत सारे इम्पोर्टेंस है, जिसमें पहले नंबर पर हमारे साथ है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ऐसी चीज़ें जिसकी ज़रिए हमारी जो प्रोडक्शन है उसमें इजाफ़ा हो सकता है, उसमें बेहतरी आ सकती है। तो मोटिवेशन के ज़रिए हम ऐसे फैक्टर को क्या करते हैं, फिर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फिर मुनाफा होता है। ठीक है, इसी तरह से मोटिवेशन ही एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए हम लोगों को जो है किसी काम को करने के लिए क्या कर सकते हैं, किसी काम को करने के लिए उनको जो है विलिंगनेस उनमें पैदा कर सकते हैं। विलिंगनेस से मुराद ये है कि उनमें जो है उस काम को करने का जो जज्बा है वो पैदा कर सकते हैं कि हाँ ये काम मैं ही करूँगा और ये काम सिर्फ मेरे लिए बना है और सिर्फ मैं ही इस काम को करूँगा। तो इसको क्या कहते हैं, इसको विलिंगनेस कहते हैं। ठीक है, तो मोटिवेशन के ज़रिए लोगों में हम काम को करने की जो चाहत होती है उसको हम पैदा कर सकते हैं। इसी तरह से रिड्यूस एब्सेंटिज़म। एब्सेंटिज़म से मुराद जो एब्सेंटीज़ लोग करते हैं, एम्प्लॉयज़ जो एब्सेंटीज़ करते हैं, तो इसके पीछे बहुत सारे वजूहात होते हैं, जैसे कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट अगर सूटेबल ना हो, ठीक है, अगर वर्किंग ना हो, अगर एडॉप्टेबल ना हो, ठीक है, और वहाँ पर जो है जो मैनेजर है उनका रवैया जो है वो जो है एक्सेप्टेबल ना हो, तो इस वजह से जो एम्प्लॉयज़ है वो क्या हो जाते हैं, वो डिसहर्ट हो जाते हैं और वो फिर ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टियाँ करते हैं। तो अगर आप एम्प्लॉयज़ को क्या करते हो, मोटिवेट करते हो, उनको हौसला अफजाई देते हो, उनको जो है आप इनकरेज करते हो कि इंशाल्लाह ये हालात जो है ये ठीक हो जाएंगे और आप जो है फिर यहाँ पर खुश रहेंगे और मैनेजर का जो रवैया है ये भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो हौसला अफजाई से उनमें जो छुट्टियों करने का जो रिवाज पैदा हुआ होता है तो उसमें कमी आ सकती है। इसी तरह से रिड्यूस लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर से क्या मुराद है, लेबर टर्नओवर से मुराद ये है कि इन्हीं वजूहात की बेस पर जो अभी मैंने आपको बताया जिसकी वजह से लोग एब्सेंटिज्म करते हैं, तो इसी वजूहात के बेस पर ज़्यादातर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो फिर उस जॉब को छोड़ देते हैं। ठीक है, और वो दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इसी तरह से मोटिवेशन के ज़रिए, हौसला अफजाई के ज़रिए हम एम्प्लॉयज़ के जो टर्नओवर है उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब जॉब को छोड़ने का जो रेट है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसी तरह से बिल्डिंग ऑफ गुड लेबर रिलेशन। ज़ाहिरी बात है जब मैनेजर अपने जो एम्प्लॉयज़ है उसको मोटिवेट करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे एक अच्छा रिलेशन जो है लेबर और मैनेजर के दरमियान बनता है। और इसी तरह से एम्प्लॉयज़ जब एक दूसरे को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो उनके दरमियान भी एक अच्छा रिलेशन जो है, ताल्लुक जो है वो बनता है। इंक्रीज़ इन द एफिशिएंसी एंड आउटपुट। इसके साथ साथ ज़ाहिरी बात है जब आप एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेंगे, उनको इनकरेज करेंगे, उनमें जो है कुछ करने का हौसला पैदा करेंगे, उनमें हिम्मत पैदा करेंगे, उनमें जज्बा पैदा करेंगे, तो इससे आपकी
ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है वो भी इम्प्रूव होगी और इसके साथ साथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है उसमें भी इजाफा होगा। इसके अलावा मोटिवेशन के ज़रिए सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है आप उसको पैदा कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे के करीब जो है एम्प्लॉयज़ जो है वो हो सकते हैं, जो एक दूसरे को जब वो क्या करते हैं हौसला देते हैं, ठीक है। इसी तरह से बेसिस ऑफ कोऑपरेशन, मोटिवेशन के ज़रिए आप कोऑपरेशन को भी जो है उसको भी आम कर सकते हैं, जिसकी वजह से फिर सारे एम्प्लॉयज़ जो है एक दूसरे के साथ मिलकर क्या करेंगे टास्क को परफॉर्म करेंगे और इससे जो रिज़ल्ट होंगे वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे और प्रोडक्टिविटी में इजाफा होगा। इसके साथ साथ हेल्प इन रियलाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, अगर आप अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेंगे, जैसे कि मैं आपको इस मकसद के लिए जो है मोटिवेट कर रहा हूँ कि अगर आप मेरे लेक्चर को गौर से सुनेंगे, पॉइंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको एग्ज़ाम में इसको समझना या एग्ज़ाम में फिर या इससे जो MCQs आएंगे तो आप उसको आसानी से कर सकेंगे और इस तरह से आपकी जो GPA होंगी वो अच्छी आएगी और आपके सारे पेपर जो है क्लियर होंगे। तो मैं ये आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि आपको गौर से इस लेक्चर को सुनना चाहिए, क्योंकि जब आप इसको गौर से सुनेंगे तो इससे फिर आपको ही फ़ायदा होगा, आपकी GPA अच्छी आएगी, आपके सारे पेपर क्लियर होंगे और आपको किसी किस्म का मसला नहीं होगा इसको याद करने में, ठीक है। सो मोटिवेशन के ज़रिए हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होते हैं उसको भी हम क्या कर लेते हैं क्लेरिफाई कर लेते हैं, जान लेते हैं कि हाँ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ये कुछ गोल्स है, ये ऑब्जेक्टिव्स है, सो इसलिए हमें इस पर काम करना चाहिए और अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा करना चाहिए। मज़ीद आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट टाइप्स ऑफ मोटिव्स की तरफ। हमारे साथ 3 किस्म के मोटिव्स है। एक हमारे साथ प्राइमरी मोटिव है, मोटिव से मुराद नीड्स है, ठीक है। सो प्राइमरी मोटिव्स जो है ये हमारे साथ वो मोटिव है, ठीक है। प्राइमरी मोटिव्स को जो है फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल मोटिव भी कहते हैं, ठीक है, जो कि हमारे बायोलॉजिकल नीड्स से निकले हुए हैं, जिसमें हमारे जो बुनियादी ज़रूरियात है वो क्या होती है वो एक्सप्रेस होती है, जैसे कि हंगर भूख का लगना, प्यास का लगना, अच्छे कपड़े पहनना, नींद करना, ये क्या है ये बुनियादी ज़रूरियात है हमारी, ठीक है। सो प्राइमरी मोटिव ये हमारे साथ फिजियोलॉजिकल नीड्स होते हैं जो कि अनलर्न होते हैं। अनलर्न से मुराद ये है कि तमाम ह्यूमन बींग में ये मोटिव पाए जाते हैं और चाहे वो किसी भी रीजन में मौजूद हो उनमें यही मोटिव पाए जाते हैं जो कि हम में मौजूद होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं प्राइमरी मोटिव कहते हैं, ठीक है, जो कि अनलर्न होते हैं, फिजियोलॉजिकल होते हैं, ठीक है, और बुनियादी ज़रूरियात होते हैं। इसके बगैर सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा नामुमकिन होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ जो दूसरी किस्म है वो है जनरल मोटिव। जनरल मोटिव ये हमारे साथ फिजियोलॉजिकल नहीं होती और अनलर्न होती है, ठीक है। प्राइमरी नीड टेंड टू रिड्यूस ट्राई टू रिड्यूस द टेंशन एंड स्टिमुलेशन। प्राइमरी नीड्स के ज़रिए जो है हम अपने जो टेंशन होते हैं या जो स्टिमुलेशन होती है उसको हम क्या करते हैं रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर मुझे भूख लगी है तो भूख की वजह से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, ठीक है। तो इस टेंशन को रिड्यूस करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं खाना खाऊंगा। जब खाना खाऊंगा तो मेरी भूख जो है वो मिटेगी और जब मेरी भूख मिटेगी तो फिर मैं टेंशन में नहीं हूँगा, मैं फिर सेटिस्फाई हूँगा, ठीक है, रिलैक्स हूँगा, क्योंकि मेरा जो नीड है वो पूरा हो चुका होगा। सो प्राइमरी नीड जो है, प्राइमरी नीड के ज़रिए जो है टेंशन और स्टिमुलेशन को रिड्यूस किया जाता है, जबकि जनरल नीड्स जो है, जनरल नीड्स ये वो नीड्स होते हैं या जनरल मोटिव ये वो मोटिव होते हैं जिसके ज़रिए लोगों में जो है कुछ करने की जो चाह होती है वो क्या होती है वो बढ़ती है, ठीक है, और लोग जो है कोई काम करने के लिए जो है कुछ करने के लिए वो स्टिमुलेट्स होते हैं। तो इस वजह से जनरल नीड को जो है स्टिमुलस मोटिव लव कंसर्न एंड इफेक्शन भी कहते हैं। इसके बाद हमारे साथ जो तीसरी किस्म है मोटिव की उसको हम सेकेंडरी मोटिव कहते हैं। सेकेंडरी मोटिव जो है ये वो मोटिव है जो कि लर्न है, जिसको हमने सीखना होता है, ठीक है। ये साइकोलॉजिकल हमारे जो साइकोलॉजिकल नीड है उस पर मुश्तमिल है। क्यूरियोसिटी हो गई, मैनिपुलेशन हो गई। मिसाल के तौर पर
एक बंदा है वो अपने मुस्तकबिल के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि उनकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो, बल्कि वो दूसरों के सामने अपने आप को मनवाने के लिए और एक मकसद को हासिल करने की खुशी को महसूस करने के लिए वो जो मेहनत करते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सेकेंडरी नीड्स कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सेकेंडरी नीड कहते हैं। जैसे कि किसी चीज़ के लिए आप क्या करते हैं, अचीवमेंट हासिल करते हैं, या एफिलिएशन हो गई, या पावर, या लोगों से अपने आप को मनवाना, या ख़ुद मुख्तार होना, या सेल्फ एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें हमारी सेकेंडरी मोटिव में आती है। इसी तरह से फिर हमारे साथ प्रोसेस द मोटिवेशन प्रोसेस है। मोटिवेशन प्रोसेस जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है और इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द मोटिवेशन प्रोसेस जो है ये असल में 6 फेज़ पर मुश्तमिल प्रोसेस है, जिसमें पहला फेज़ हमारे साथ अनसेटिस्फाइड नीड है, दूसरा फेज़ टेंशन है, तीसरा ड्राइव, चौथा सर्च बिहेवियर, पांचवा सेटिस्फाइड नीड एंड छठा रिडक्शन ऑफ टेंशन। अनसेटिस्फाइड नीड से मुराद क्या है? अनसेटिस्फाइड नीड से मुराद ये है कि वो नीड जो कि पूरे ना हुए हो, जिसको पूरा करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इन नीड्स में हमारे फिजियोलॉजिकल नीड्स भी आ जाते हैं, जैसे कि भूख का लगना, प्यास का लगना। सेफ्टी से रिलेटेड नीड भी आ जाते हैं, जैसे कि घर का होना या घर का ना होना, सिक्योरिटी का होना, ठीक है। माशरती नीड्स भी आ जाते हैं, जैसे कि लोगों के साथ इंटरेक्शन का होना, लोगों के साथ बातचीत करना, लोगों के साथ जान पहचान, ये सोशल नीड है। इस टीम बेस में अगर हम बात करें तो लोगों के सामने अपने आप को मनवाना और अचीवमेंट हासिल करना, ये सेल्फ इस्टीम नीड्स है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये सारे जो है नीड्स जो है अनसेटिस्फाइड नीड में आ जाते हैं। सो ये अनसेटिस्फाइड तब होते हैं जब हमें इसकी कमी होती है, ठीक है। जब हमें ये हासिल नहीं हुए होते तो इस वजह से हम इस नीड से क्या होते हैं, अनसेटिस्फाइड होते हैं। और जब हमारे पास ये नहीं होती और हमें इसकी ज़रूरत होती है तो इसकी वजह से हमें क्या हो जाती है, टेंशन प्रोड्यूस हो जाती है, हम टेंशन का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। जब हम टेंशन का शिकार हो जाते हैं तो इस वजह से फिर हमारे अंदर से जो है एक आवाज़ आती है कि उठ जाओ, खड़े हो जाओ, आपको जो है कुछ करना चाहिए, आपको जो है ऐसा काम करना चाहिए जिससे आपकी जो ज़रूरियात है वो पूरी हो जाए, आपकी जो नीड्स है वो पूरी हो जाए। तो ड्राइव से मुराद ये है कि हम में कुछ करने का जो सोच है, कुछ करने की जो सोच है या कुछ कर दिखाने का जो जज्बा होता है वो हम में पैदा हो जाता है। और वो पैदा होने के बाद फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्निक्स, प्रोसेसेस और मेथड जो है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसको हम सर्च बिहेवियर कहते हैं, ठीक है। सर्च बिहेवियर में हम क्या करते हैं, सर्च बिहेवियर में हम ऐसे टेक्निक, ऐसे प्रोसेसेस या ऐसे मेथड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जिसके ज़रिए हम अपने जो अनसेटिस्फाइड नीड है उसको हम अचीव करें और अपने आप को जो है सेटिस्फाइड करें। तो सर्च बिहेवियर के बाद हमारे साथ जो अगला फेज़ आता है वो है सेटिस्फाइड नीड। सेटिस्फाइड नीड में फिर हम अपने जो ज़रूरियात होते हैं उसको हम पूरे कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें भूख लगी है तो भूख को ख़त्म करने के लिए हम खाना खा लेते हैं, जिससे हमारे भूख की जो नीड है वो पूरी हो जाती है और हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं। इसी तरह से हमें प्यास लगी है तो प्यास लगने की वजह से हम पानी पी लेते हैं, तो प्यास की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है और हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं। फिर इसमें लास्ट में हमारे साथ जो फेज़ आता है उसको हम रिडक्शन ऑफ टेंशन कहते हैं। ज़ाहिरी बात है, जब आपकी सारी ज़रूरियात जो है वो पूरी होंगी, जब आपके पास सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी, तो आप किसी किस्म के टेंशन का शिकार नहीं होंगे, बल्कि आप रिलैक्स होंगे। तो ये हमारे साथ मोटिवेशन प्रोसेस है जो कि इस 6 फेसेस पर क्या है, मुश्तमिल है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप दोस्तों को आ गई होगी। फिर अब हम बात करेंगे मोटिवेशनल थीरीज़ की। मोटिवेशनल थीरीज़ में हमारे साथ 3 किस्म की थीरीज़ जो है पेश किए गए हैं, जिसमें पहले नंबर पर हमारे साथ कंटेंट थीरीज़ है। इसमें हमारे साथ 4 थीरीज़ है, जिसमें पहले नंबर पर मेस्लो नीड्स हायरार्की है, दूसरे नंबर पर हमारे साथ हेज़बर्ग मोटिवेशनल हाइजीन थ्योरी है, तीसरे नंबर पर हमारे साथ मिक क्लेनेंस नीड थ्योरी है, और चौथे नंबर पर हमारे साथ एल्डर्फर ERG थ्योरी है, ठीक है।
फिर इसी तरह से दूसरी किस्म जो हमारे साथ मोटिवेशनल थ्योरी की है वो है प्रोसेस थ्योरी, जो कि तीन थ्योरीज पर मुश्तमिल है, जिसमें हमारे साथ रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है, एडम इक्वलिटी थ्योरी है और गोल सेटिंग थ्योरी है। और रेनफोर्समेंट थ्योरी में हमारे साथ एक रेनफोर्समेंट थ्योरी है। ठीक है, इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप ऑफ मोटिवेशन थ्योरी में कंटेंट थ्योरी की। कंटेंट थ्योरी से क्या मुराद है? कंटेंट थ्योरी एक्सप्लेन व्हाई ह्यूमन नीड चेंज विद टाइम। कंटेंट थ्योरी इंक्लूड द वर्क ऑफ डेविड मैकक्लेनेंड, अब्राहम मैस्लो, एल्डर्फर हेजबर्ग एंड other psychologists as they attempt to explain why human needs change but not how they change। ठीक है, कंटेंट थ्योरीज जो है, कंटेंट थ्योरीज में हमारे साथ जितनी भी थ्योरीज है, तो इन थ्योरीज को पेश करने का जो बुनियादी मकसद था वो इस बात की वजाहत करनी थी कि टाइम के साथ साथ लोगों के जो ज़रूरियात है ये क्यों चेंज होती है, इसमें तब्दीलियाँ क्यों आती है। तो इसकी वजाहत करने के लिए मुख्तलिफ जो थ्योरीज थे उन्होंने जो है थ्योरीज पेश की थी, जिसमें हमारे साथ जो फेमस थ्योरीज है इसमें हमारे साथ डेविड मैकक्लेनेंड आते हैं, इसी तरह से अब्राहम मैस्लो आते हैं, एल्डर्फर आते हैं, हेजबर्ग आते हैं और दूसरे जो साइकोलॉजिस्ट थे इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के थ्योरीज पेश किए थे। और इसको पेश करने का जो बुनियादी मकसद था वो यही था कि हम बताए लोगों को, ठीक है, कि टाइम के साथ साथ लोगों की ज़रूरियात में तब्दीलियाँ क्यों आती है। तो इन ज़रूरियात में तब्दीलियाँ क्यों आती है इसकी वजाहत करने के लिए इन्होंने इन थ्योरीज़ को पेश की थी, लेकिन इसमें इन्होंने ये नहीं बताया था कि ये कैसे चेंज होती है। ठीक है, इन्होंने सिर्फ ये बताया था कि क्यों चेंज होती है। ठीक है, ये नहीं बताया था कि कैसे चेंज होती है। ठीक है, फिर हमारे साथ जो दूसरी थ्योरी किस्म है उसको हम प्रोसेस थ्योरीज कहते हैं। प्रोसेस थ्योरी में क्या है? प्रोसेस थ्योरीज अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन हाउ बिहेवियर इज एनर्जाइज, डायरेक्टेड, सस्टेन एंड स्टॉप। ठीक है, प्रोसेस थ्योरीज में जो है इस बात की वजाहत की गई थी कि हम किस तरह से एक बंदे को जो है किसी काम को करने के लिए उनको जो है मोटिवेट कर सकते हैं, उनको जो है एनर्जाइज कर सकते हैं, उनको जो है उस काम की तरफ जो है गामजन कर सकते हैं और फिर उस काम से हम किस तरह से उनको मना कर सकते हैं। तो प्रोसेस थ्योरी में जो है इस बात की वजाहत की गई है। ठीक है, इसी तरह से हमारे साथ जो तीसरी थ्योरी है वो है रेनफोर्समेंट थ्योरी। रेनफोर्समेंट थ्योरी proposes that you can change someone's behavior by using reinforcement, punishment and extension. Rewards are used to reinforce the behavior you want and punishment are used to prevent the behavior you do not want and extension is a mean to stop someone from performing a learned behavior। ठीक है, reinforcement theory जो है, reinforcement theory में इस बात की वजाहत की गई थी कि हम किसी भी शख्स के जो बिहेवियर है उसको reinforcement के ज़रिए, punishment के ज़रिए और एक्सटेंशन के ज़रिए तब्दील कर सकते हैं। रिवार्ड जो है, रिवार्ड्स ये हमारे साथ वो अमल है जिसके ज़रिए हम लोगों का जो रवैया है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। इसी तरह से पनिशमेंट ये एक ऐसा अमल है जिसको यूज़ करते हुए हम किसी के बिहेवियर को जो है किसी काम से जो कि हम नहीं चाहते कि वो करे उससे हम रोक सकते हैं। और एक्सटेंशन ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम किसी को उन्होंने जो बिहेवियर सीखा होता है तो उस बिहेवियर को परफॉर्म करने से हम उनको रोक सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में मज़ीद इन थ्योरीज़ को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सो आपको जो है कंसंट्रेशन के साथ सुनना है ताकि आपको जो है हर चीज़ की समझ आ जाए। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है डिस्कस करना है। सबसे पहले कंटेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन की हम बात करेंगे। तो कंटेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में आपको पता है कि 4 थ्योरीज जो है वो फेमस है, जिसमें हमारे साथ नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी है। ठीक है, नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी इसको अब्राहम मैस्लो ने पेश की थी, जिसमें इन्होंने जो है इस थ्योरी को जो ह्यूमन नीड है उसको 5 कंपोनेंट में डिवाइड किया था, जिसमें जो पहला कंपोनेंट है वो हमारे साथ फिजियोलॉजिकल है, दूसरा कंपोनेंट हमारे साथ सेफ्टी है, तीसरा कंपोनेंट हमारे साथ लव एंड बिलोंगिंगनेस है,
चौथा जो कंपोनेंट है वो हमारे साथ सेल्फ इस्टीम है और पांचवा कंपोनेंट हमारे साथ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। इसी तरह से हमारे साथ जो ERG थ्योरी है तो इसको जो है इसने जो है ह्यूमन नीड्स को 3 कंपोनेंट में डिवाइड किया है, जिसमें पहले नंबर पर एग्जिस्टेंस नीड, मतलब सर्वाइव करने के लिए जो नीड्स रिक्वायर होते हैं उसको एग्जिस्टेंस नीड्स कहते हैं। इसी तरह से सोशल नीड्स में रिलेटेडनेस नीड, और जो तीसरा है वो हमारे साथ ग्रोथ नीड है, ठीक है। इसी तरह से मोटिवेटर हाइजीन थ्योरी में जो ह्यूमन नीड्स है उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहले नंबर पर हमारे साथ हाइजीन है और दूसरे नंबर पर हमारे साथ मोटिवेटर है, ठीक है। इसी तरह से जो हमारे साथ लास्ट चौथा नंबर थ्योरी है जिसको मैकलेलैंड ने पेश की थी, वो है लर्न नीड थ्योरी। इसको जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर पावर एंड नीड फॉर अचीवमेंट, ठीक है। तो इसको आगे डिटेल के साथ 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। अब्राहम मैस्लो ने जो है नीड थ्योरी को 1943 में क्या किया था, पेश किया था, 1943 में पेश किया था, ठीक है। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी स्टेट दैट people have a pyramid hierarchy of needs that will satisfy from bottom to top. The pyramids of needs is divided into 2 categories: deficiency need जिसमें हमारे साथ physiological and safety needs आते हैं, and growth need जिसमें हमारे साथ belongingness, सेल्फ इस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आती है, ठीक है। MCQs में आ सकता है कि जो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी है इसको कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, या पिरामिड ऑफ नीड को कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, तो 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक कैटेगरी को डिफिशिएंसी नीड कहते हैं। डिफिशिएंसी नीड में हमारे साथ फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स आते हैं, और जो ग्रोथ नीड है इसमें हमारे साथ बिलोंगिंगनेस, इसी तरह से सेल्फ इस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आते हैं, ठीक है। In Maslow theory, satisfaction progression play an important part. Individual move up the need hierarchy as a result of satisfying lower order need, ठीक है। Maslow theory of need में उन्होंने जो बातें की थी वो ये की थी कि कोई भी शख्स अगर अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहता है तो उन्होंने जो है सबसे पहले जो है अपने लोअर पोर्शन नीड्स है, ठीक है, जैसे कि बुनियादी नीड्स है उसको पूरे करने होंगे। जब उनके बुनियादी नीड्स पूरे होंगे तो फिर वो बुनियादी नीड्स के आगे जो है वो कोशिश करेंगे कि वो उसकी जो सेफ्टी नीड्स है वो पूरे हो जाए। जब उनके सेफ्टी नीड्स पूरे होंगे तो फिर वो कोशिश करेंगे कि उनके जो सोशल नीड है या लव बिलोंगिंगनेस नीड है, जैसे कि फैमिली बनाना, ठीक है, अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात जो है बेहतर करना, वो जो है वो स्टेबल हो जाए और उससे जो है उसको क्या मिले, उससे जो है उसको जो है स्टेबिलिटी मिले, ठीक है। इसी तरह से जब वो पूरे होंगे तो फिर वो कोशिश करेंगे कि उसके जो सेल्फ इस्टीम है, मतलब उसके जो गोल्स है वो हासिल हो जाए, वो पूरे हो जाए, एकम्प्लिश हो जाए, ठीक है। लोग जो है उसको रिकॉग्नाइज करें, लोग जो है उनको माने। जब वो पूरे होंगे तो उसके बाद फिर हमारे साथ जो लास्ट कंपोनेंट है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी की, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में ये है कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में क्या की, उस पूरी लाइफ से उन्होंने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, उन्होंने क्या सबक हासिल किया, ठीक है। तो इसको कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपने आप को पहचानना, ठीक है। तो इस तरीके से नीड्स जो है इंडिविजुअल लोगों की क्या होती है, पूरी होती है। Opportunity for satisfaction in Maslow hierarchy of human needs. What satisfy higher orders needs, ठीक है। सबसे पहले नंबर पर हमारे साथ फिजियोलॉजिकल नीड्स आते हैं। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स में मुराद यह है कि रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, जिसमें हमारे साथ रेस्ट एंड रिफ्रेशमेंट ब्रेक हो आपके पास फिजिकली, इसी तरह से फिजिकल कंफर्ट हो आप अपने जॉब से, और इसके साथ साथ आप जो है रीज़नेबल वर्क आवर्स करते हैं, मतलब आपका जो काम करने का जो ड्यूरेशन है वो रीज़नेबल हो, ख़ास हो, ठीक है। तो इसमें आपके जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है वो क्या होंगे, पूरे होंगे। फिर इसी तरह से सेफ्टी नीड्स में आप जो है सेफ़ वर्किंग कंडीशन, आप जहाँ पर काम कर रहे हो तो वो माहौल जो है सेफ़ हो, इसी तरह से आपका जॉब जो है वहाँ पर सिक्योर हो, और इसके साथ साथ बेस कंपनसेशन एंड बेनिफिट जो है वहाँ पर आपको मिलती हो। तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो सेफ्टी नीड्स है वो क्या होगी, वो पूरी होगी और आप इससे सेटिस्फाई होंगे। इसी तरह से सोशल नीड है, सोशल नीड में आपके पास जो काम करने वाले लोग हैं वो आपके
साथ फ्रेंड हो, ठीक है, इसके साथ साथ आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन इफ़ेक्टिवली होता हो और सुपरवाइज़र का जो ताल्लुक़ है आपके साथ वो प्लेजेंट हो, खुशगवार हो। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो सोशल नीड है वो भी क्या होगी, वो भी पूरी होगी, ठीक है। इसी तरह से इस्टीम या सेल्फ इस्टीम नीड्स में आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ एन इम्पॉर्टेंट जॉब, ठीक है, आपके जितने भी जॉब है तो उसकी ज़िम्मेदारी जो है आप बखूबी निभाते हैं। इसी तरह से आप जो है कोशिश करते हैं हायर प्रमोशन हासिल करने के लिए और इसी तरह से आपको जो है बॉस की तरफ से आपको प्रेज़ मिले। प्रेज़ से मुराद ये है कि बॉस जो है वो आपको माने, आपको सराहे और आपकी जो मेहनत है उसको जो है माने, ठीक है। तो इससे आपकी जो सेल्फ इस्टीम नीड्स है वो पूरे होंगे और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड से मुराद ये है कि आप ऐसे काम करें जो कि क्रिएटिव हो, चैलेंजिंग हो, इसके साथ साथ आप डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हो और इसके अलावा आपकी जो जॉब है वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो और आप जो है ख़ुद मुख्तार हो अपने जॉब के हवाले से। तो अगर ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी तो आप जो है आपके जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है तो वो भी पूरे होंगे। तो इस तरह से आप जो है सेटिस्फाई होंगे फिर, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ जो दूसरी कंटेंट थ्योरी आती है वो है ERG थ्योरी, ठीक है। ERG theory is a theory in psychology proposed by Clinton Alderfer in 1969। ERG theory जो है ये असल में एक theory है साइकोलॉजी में जिसको क्लिंटन एल्डरफर ने 1969 में क्या की थी, पेश की थी, ठीक है। 1969 में क्लिंटन एल्डरफर ने इसको पेश की थी। There are certain factors in the workplace that can cause job satisfaction and a separate set of factors that can cause dissatisfaction। सिंपली इस थ्योरी में जो क्लिंटन एल्डरफर है इन्होंने ये बात की थी कि हम जहाँ पर काम कर रहे होते हैं तो उस एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से हम वहाँ पर क्या होते हैं, सेटिस्फाई रहते हैं और वहाँ पर जो है हम अपने आप को कंफर्ट फील करते हैं उन कुछ फैक्टर्स की वजह से, उन कुछ वजूहात की वजह से। लेकिन इसके बरक्स जहाँ पर हम काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें भी मौजूद होती है, ऐसी बातें भी मौजूद होती है, ऐसे फैक्टर्स भी मौजूद होते हैं जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं और इस वजह से उसकी वजह से हम फिर डिससेटिस्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बुनियादी स्टेटमेंट है जो कि क्लिंटन एल्डरफर ने अपनी जो ERG थ्योरी है उसमें पेश की थी, ठीक है। सो एल्डरफर फर्दर डेवलप मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड बाय कैटेगराइजिंग द हायरार्की इनटू हिज ERG थ्योरी, ठीक है। इसी तरह से जो क्लिंटन एल्डरफर है इन्होंने इब्राहिम मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी को क्या किया, इसको मॉडिफाई करके इसको 5 कंपोनेंट से जो है इसको कम करके 3 कंपोनेंट में पेश किया, जिसमें एक कंपोनेंट हमारे साथ एग्जिस्टेंस नीड है को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी कंपोनेंट हमारे साथ रिलेटेडनेस नीड को प्रेजेंट करती है और तीसरी कंपोनेंट जो है वो हमारे साथ ग्रोथ नीड को क्या करती है, प्रेजेंट करती है। सो एग्जिस्टेंस नीड में क्या है, एग्जिस्टिंग नीड में हमारे साथ ऑल मटेरियल एंड फिजियोलॉजिकल डिज़ायर्स, फॉर एग्जांपल फूड, वाटर, एयर, क्लोथिंग, सेफ्टी, ये सारी चीज़ें एग्जिस्टिंग नीड में आती है, ठीक है। जितने भी हमारे साथ मटेरियल है और फिजियोलॉजिकल नीड्स है, ज़रूरियात है, जिसमें हमारे साथ खाना हो गया, पीना हो गया, हवा के लिए सांस के लिए हवा हो गई, इसी तरह से पहनने के लिए कपड़े हो गए, इसी तरह से रहने के लिए सेफ्टी हो गई, सिक्योरिटी हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो है एग्जिस्टिंग नीड में आ जाती है। अगर ये नीड्स हमारे पूरे हो तो हमारे लिए सर्वाइव करना फिर आसान होगा, अगर इसके बरक्स होगा तो फिर हमारे लिए जीना या सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो एग्जिस्टिंग नीड जो है ये असल में मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड के फर्स्ट 2 कंपोनेंट को क्या करती है, प्रेजेंट करती है, मतलब फिजियोलॉजिकल और जो सिक्योरिटी नीड है उसको प्रेजेंट करती है। MCQs में इस तरह का MCQs आ सकता है कि एग्जिस्टिंग नीड मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड के कौन से कंपोनेंट को प्रेजेंट करती है। तो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड की जो है
जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है और जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड है उसको क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, फिर इसी तरह से हमारे साथ रिलेटेडनेस नीड है। रिलेटेडनेस नीड से मुराद ये है कि इसमें हमारे साथ जो सोशल और एक्सटर्नल स्टीम है, जैसे कि रिलेशनशिप विद सिग्निफिकेंस अदर लाइक फैमिली, फ्रेंड्स एंड कोवर्कर्स और एम्प्लॉयज़ के साथ हमारे जो रिलेशनशिप होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे रिलेटेडनेस नीड्स में आ जाती है। This also means to recognize and feel secure as a part of a group or family, Maslow third and fourth level। इसी तरह से रिलेटेडनेस नीड जो है ये इब्राहिम मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड के जो थर्ड नंबर और जो फोर्थ नंबर कंपोनेंट है, जो कि हमारे साथ क्या है, सोशल या लव एंड बिलोंगिंगनेस और इसके साथ साथ जो सेल्फ इस्टीम नीड है उसको क्या करती है, उसको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इसी तरह से फिर हमारे साथ जो ग्रोथ नीड है, तो ग्रोथ नीड में हमारे इंटरनल इस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ जाती है। ठीक है, ग्रोथ नीड जो है हमारे जो इंटरनल इस्टीम है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है उसको प्रेजेंट करती है। दिस इंक्लूड डिज़ायर्स टू क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव एंड टू कंप्लीट मीनिंगफुल टास्क। ठीक है, ये हमारे इब्राहिम मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड के जो फोर्थ और फिफ्थ कंपोनेंट है, मतलब जो सेल्फ इस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है उसको क्या करती है, उसको प्रेजेंट करती है। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ के हवाले से जो लास्ट पॉइंट है जो कि मैंने आपको बताया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जिस्टिंग नीड इब्राहिम मैस्लो के कौन से कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करती है, रिलेटेडनेस नीड इब्राहिम मैस्लो के कौन से कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करती है, और ग्रोथ नीड इब्राहिम मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स के कौन से कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर इसी तरह से हमारे साथ जो तीसरी थ्योरी है कंटेंट थ्योरीज में, वो हमारे साथ हेज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी है, जिसमें हेज़बर्ग ने जो ह्यूमन नीड्स है उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके पेश किया था। ठीक है, हेज़बर्ग हाइजीन वर्सेस मोटिवेटर फैक्टर्स थ्योरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट एम्पेरिकल एंड कंपेलिंग थ्योरी अबाउट मोटिवेशन। ठीक है, ये मोटिवेशन के हवाले से बहुत ही ज़्यादा एम्पेरिकल, एक एक्सपेरिमेंटल और कंपेलिंग थ्योरी है। ठीक है, इट इज़ द ओनली मोटिवेशनल थ्योरी दैट स्प्लिट आउट डीमोटिवेटिंग फैक्टर्स फ्रॉम ट्रू मोटिवेटर्स। ठीक है, और इसी तरह से ये हमारे साथ वाहिद थ्योरी है जिसके ज़रिए जितने भी डीमोटिवेटर फैक्टर्स है, ठीक है, मतलब वो फैक्टर जिसकी वजह से लोगों का जो हौसला होता है वो पस हो जाता है, लोगों के जो उम्मीद है वो टूट जाते हैं, लोग जो है वो फिर हरकत नहीं करते, वो कोई अमल करने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, तो उन फैक्टर्स को जो है जो मोटिवेटर ट्रू मोटिवेटर्स हैं उनसे उन फैक्टर्स को क्या किए, अलग कर दिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हेज़बर्ग के मुताबिक द फैक्टर्स लीडिंग टू जॉब सेटिस्फैक्शन आर सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज दैट लीड टू जॉब डिससेटिस्फैक्शन। ठीक है, हेज़बर्ग ने अपनी थ्योरी में ये बात की थी कि वो बातें, वो चीज़ें, वो कंपोनेंट जो कि लोगों को जो है जॉब के हवाले से उनमें सेटिस्फेक्शन को पैदा करती है, तो ये चीज़ें जो है, ये फैक्टर्स, ये बातें जो है अलग है उन चीज़ों से जिसकी वजह से लोगों में डिससेटिस्फेक्शन पैदा होती है या डिसकम्फर्टमेंट पैदा होती है, या जो उस इन्वायरमेंट के साथ जो एडाप्टेबिलिटी का ना होना या उसके साथ एडजस्ट ना होना, ये पैदा होता है, तो इससे अलग है। ठीक है, इसमें हमारे साथ जो पहला फैक्टर हेज़बर्ग ने पेश किया था वो है हाइजीन फैक्टर। ठीक है, हाइजीन फैक्टर से मुराद इसको डिससेटिस्फायर्स भी कहते हैं। ठीक है, कैन क्रिएट जॉब डिससेटिस्फैक्शन। हाइजीन फैक्टर्स ये वो फैक्टर है जिसकी वजह से आपका जो जॉब है उससे आप डिससेटिस्फाई हो सकते हैं, आप जो है उससे इरिटेट हो सकते हैं, आप जो है उस की वजह से जो है डिस्टर्ब हो सकते हैं। सो हाइजीन फैक्टर्स ये डिससेटिस्फायर्ड फैक्टर्स है, इसको आप डिससेटिस्फायर्स कह सकते हैं, और ये आपके जो जॉब है उसमें डिससेटिस्फैक्शन पैदा कर सकती है। इसी तरह से मोटिवेटर जो है ये वो फैक्टर्स है जो कि आपको जॉब से क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। ठीक है, मुतमईन करती है। तो हेज़बर्ग 2 फैक्टर थ्योरी में हमारे साथ जो मोटिवेटर और जॉब डिससेटिस्फैक्शन है, ठीक है,
इसमें हमारे साथ जॉब डिससेटिस्फेक्शन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब डिससेटिस्फेक्शन जो है इन्फ्लुएंस बाय हाइजीन फैक्टर, ये हाइजीन फैक्टर्स की वजह से इफ़ेक्ट होता है। हाइजीन फैक्टर जो है ये आपको क्या करती है, आपकी जो जॉब है उसको क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है और इसी तरह से आपको डिससेटिस्फाई कर सकती है। जैसे कि वर्किंग कंडीशन, मिसाल के तौर पर आप एक ऐसे कंडीशन में काम कर रहे हैं, एक ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ पर लोग है बहुत रूडली एक दूसरे के साथ बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, और एक दूसरे के साथ बातचीत बहुत बुरे अंदाज से कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो मैनेजर है वो उन्होंने एक बहुत बुरा रवैया अख्तियार किया हुआ है और आपको किसी किस्म की रिलैक्सेशन की इजाज़त नहीं है। तो ऐसा इन्वायरमेंट जो है आपको क्या करेगा, ऐसा इन्वायरमेंट आपको बहुत ज़्यादा डिसहर्ट करेगा, आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करेगा और आपको जो है उस इन्वायरमेंट में फिर एडजस्ट होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन की वजह से आप उस जॉब की वजह से डिससेटिस्फाई हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से कोवर्कर रिलेशन से मुराद ये है कि जो एम्प्लॉयज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं तो उनका एक दूसरे के साथ अगर रिलेशन खुशगवार ना हो, एक दूसरे के साथ उनका अगर ताल्लुक़ जो है वो खुशगवार ना हो तो इससे जो जॉब है उससे डिससेटिस्फेक्शन जो है पैदा हो सकती है। इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट या जो हेल्थ केयर सिस्टम है वहाँ की जो पॉलिसी और रूल्स रेगुलेशन है वो ऐसे है कि उससे आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा उसकी वजह से टेंशन में पड़ चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन भी आपको जो है जॉब से डिससेटिस्फाई कर सकती है। इसके अलावा सुपरवाइज़र क्वालिटी, सुपरवाइज़र की जो क्वालिटी है, ठीक है, वो ठीक नहीं है, वो एक के साथ अच्छा करता है, दूसरे के साथ बुरा करता है और जो हार्ड वर्कर है उनके जो हार्ड वर्किंग है उसको सराहते नहीं है, ठीक है, उनको इनकरेज नहीं करते, उनको मोटिवेट नहीं करती। तो इससे भी जॉब डिससेटिस्फेक्शन पैदा हो सकती है। इसके अलावा बेस वेज और सैलरी इतनी ना हो कि आपकी जो ज़रूरियात है वो उससे पूरी ना होती हो, तो इसकी वजह से जो इंडिविजुअल लोग होते हैं वो जॉब से डिससेटिस्फाई हो सकते हैं। इसी तरह से जॉब से सेटिस्फेक्शन के लिए जो फैक्टर रिक्वायर्ड होते हैं जो कि आपको सेटिस्फाई कर सकती है, तो उसमें आपकी अचीवमेंट हो गई कि आप जो अचीवमेंट हासिल करते हैं, ठीक है, अचीवमेंट हासिल करने की वजह से आप जो है अपने जॉब से सेटिस्फाई रहते हैं, आपकी जो हार्ड वर्किंग है उसको लोग मानते हैं, उसको लोग सराहते हैं, तो इस वजह से आप जो है फिर अपने जॉब से सेटिस्फाई रहते हैं। इसी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है आप पर असर तरीके से निभा रहे हैं, ठीक है, उसको पूरा कर रहे हैं, तो इस वजह से आप जॉब से सेटिस्फाई होंगे। इसके अलावा वर्क इटसेल्फ, आप बताते ख़ुद काम करते हैं, आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एडवांसमेंट में आप काम करते हैं और इसी तरह से आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो ऐसे कंडीशन, ऐसे फैक्टर्स की वजह से आप फिर अपने जॉब से क्या होंगे, सेटिस्फाई होंगे, ठीक है। हैज़बल टू फैक्टर प्रिंसिपल इम्प्रूविंग द मोटिवेटर फैक्टर्स इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन। अगर आप अपने मोटिवेटर फैक्टर्स को इम्प्रूव करेंगे, मतलब आप अपने गोल्स में अचीवमेंट लाएंगे, आप जो है इतना ऐसा काम करेंगे कि लोग जो है आपकी काम को माने, तो इससे आपका जो मोटिवेशन फैक्टर है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, जिसकी वजह से आप अपने जॉब से क्या होंगे, सेटिस्फाई होंगे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप अपने हाइजीन फैक्टर्स को क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, तो इससे आपकी जो जॉब डिससेटिस्फेक्शन है वो क्या होगी, वो डिक्रीज़ होंगी। मिसाल के तौर पर आप अपनी वर्किंग कंडीशन को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, अपने कोवर्कर के साथ रिलेशन को बेहतर बनाते हैं, पॉलिसीज़ और रूल्स रेगुलेशन को आप फॉलो करते हैं और उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं, सुपरवाइज़र की जो क्वालिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए, वो सब के साथ एक तरह से पेश आए, बराबरी के साथ पेश आए, और इसके साथ साथ आपकी सैलरीज जो है वो इस तरह से हो कि आपके नीड्स उससे पूरे होते हो, आप उससे सेटिस्फाई हो, तो इससे आपकी जो जॉब डिससेटिस्फेक्शन है वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, ठीक है। इसी तरह से हमारे साथ जो फोर्थ थ्योरी है कंटेंट थ्योरी में, वो हमारे साथ डेविड सी मैकक्लेलैंड एंड अचीवमेंट नीड थ्योरी है, ठीक है। Those with low achievement need may choose very easy task in order to minimize risk of failure or highly difficult task such that a failure would not be embarrassing, ठीक है। Those with high achievement need tend to choose moderately difficult task feeling that they are challenging but within reach।
डेविड सी मैकक्लेलैंड एंड अचीवमेंट थ्योरी, मैकक्लेलैंड ने जो अचीवमेंट थ्योरी पेश की थी, तो इसमें इन्होंने बुनियादी जो बात की थी वो ये की थी कि कुछ लोग हमारे साथ ऐसे होते हैं जिनमें हार्ड वर्किंग करने की जो सलाहियत होती है वो इतनी नहीं होती, या वो हार्ड वर्क को पसंद नहीं करते, तो इस वजह से वो ऐसे टास्क चूज़ करते हैं जिसको अचीव करना, जिस पर काम करना उनके लिए एज ईजी होता है। और इसी तरह से अगर वो उस टास्क में नाकाम हो जाए तो नाकाम होने की वजह से उनको उससे ज़्यादा नुकसान ना हो, तो ऐसे टास्क जो है सिर्फ वो लोग अचीव करते हैं जिनमें हार्ड वर्किंग की जो सलाहियत होती है वो कम होती है, या वो हार्ड वर्किंग को पसंद नहीं करते। ठीक है, इसके बरक्स हमारे साथ ऐसे लोग भी होते हैं जो दरमियानी टास्क होते हैं, जो कि थोड़े से सख्त टास्क होते हैं, वो उसको अचीव करते हैं। और इस तरह के टास्क को अचीव करने के दौरान उनको जो चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जो डिफ़िकल्टीज़ उनको फेस करनी पड़ती है, तो वो उसको जो है इंजॉय करते हैं, इसको जो है वो एज अ चैलेंज समझकर इसको जो है फेस करते हैं, और इसी तरह से वो अपने जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको अचीव करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं और सख्त मेहनत करते हैं। ठीक है, people high in achievement needs are characterized by tendency to seek challenges and a high degree of independence. Their most satisfying reward is the recognition of their achievement. इसी तरह से वो लोग जो कि बड़ी क्या कहते हैं बड़ी कामयाबी हासिल करने के ख्वाहां होते हैं और बड़ी कामयाबी हासिल करने के ख्वाब देखते हैं, तो वो ऐसे टास्क को चूज़ करते हैं जो कि चैलेंजिंग होते हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से उनको जो इंडिपेंडेंस है, ख़ुद मुख्तारी है, वो भी ज़्यादा होती है, ज़्यादा हासिल होती है, क्योंकि जब वो एक ऐसे टास्क को चूज़ करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में फिर उनकी वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, ख़ुद मुख्तार होते हैं। ठीक है, इसी तरह से इनके लिए फिर इस तरह के टास्क को पूरा करने के बाद जो सेटिस्फाइंग रिवार्ड होता है वो यही होता है कि लोग इनकी जो सख्त मेहनत है उसको सराहे, लोग जो है इनकी मेहनत को माने कि हाँ इस बंदे ने मेहनत की थी, हाँ इस बंदे ने जो है दिन रात जो है मेहनत की थी, जिसकी वजह से इन्होंने आज इस गोल को अचीव कर लिया है, अपने मकसद को हासिल कर लिया है। तो ऐसे लोगों के लिए रिकॉग्निशन जो है ये बहुत ही बड़ी रिवार्ड होती है। ठीक है, कि लोग उनको सराहते हैं, लोग उनकी मेहनत को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई अचीवर्स, हायर अचीवर की जो खसूसियात हैं उनमें जो खसूसियात पाई जाती है वो ये है कि मॉडरेट रिस्क टेकिंग, ऐसे लोग जो है ऐसे टास्क को चूज़ करते हैं जिसमें थोड़ा सा रिस्क हो, थोड़ा सा जो है उसमें चैलेंज हो, ठीक है, वो चैलेंजिंग हो, तो इस तरह के जो टास्क होते हैं वो क्या करते हैं, चूज़ करते हैं। इसी तरह से नीड फॉर इमीडिएट फीडबैक, इस तरह के जो हाई अचीवर होते हैं इनमें एक खसूसियत ये भी होती है कि इनको इमीडिएट फीडबैक की ज़रूरत होती है। ठीक है, मतलब वो जो भी काम कर रहे होते हैं तो लोग उनको वक्तन फ़वक्तन जो है सराहे, लोग उनको रिकॉग्नाइज़ करें कि हाँ तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हाँ तुम ये काम कर सकते हो, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक काम किया है। तो इसको कहते हैं इमीडिएट फीडबैक, जिससे उनका जो हौसला होता है वो मज़ीद बुलंद होता है, उनमें मज़ीद जज्बात जो है वो पैदा होता है और वो मज़ीद जो है इनकरेज होते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, सेटिस्फैक्शन विद अकम्पलिशमेंट, इसी तरह से जब वो उस गोल को अचीव कर लेते हैं तो उनको जो है सेटिस्फैक्शन जो है हासिल होती है, वो सेटिस्फाई होते हैं, प्री ऑक्यूपेशन विद द टास्क, और इसी तरह से वो अपने टास्क के साथ पहले से जो है वो क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, फिर हमारे साथ जो दूसरी किस्म है थ्योरीज़ की वो हमारे साथ प्रोसेस थ्योरीज़ है। प्रोसेस थ्योरी में हमारे साथ इक्विटी थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी और गोल सेटिंग थ्योरी है। ठीक है, सो इक्विटी थ्योरी की अगर हम बात करें, इक्विटी थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट इंडिविजुअल आर motivated by fairness. John Stacey Adams suggested that the higher an individual perception of equity, the more motivated they will be, and vice versa. If someone perceives an unfair environment, they will be demotivated. इक्विटी थ्योरी में जो जॉन स्टेसी एडम हैं इन्होंने ये बात की थी कि अगर एक बंदा जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है,
अगर वो उस ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक उसको जो है ये पता हो कि हाँ यहाँ पर सबके साथ बराबरी के साथ सलूक किया जाता है और किसी किस्म की फेवरेटिज़म नहीं की जाती, बल्कि लोगों को उनके जो काम है उसके बेस पर जो है लोगों को क्या किया जाता है, लोगों की असेसमेंट की जाती है और लोगों को जज किया जाता है। तो ऐसे एनवायरनमेंट की वजह से वो लोग जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो सेटिस्फाई होते हैं और इसी वजह से उनमें जो है एक जज्बा जो है उनमें पैदा हुआ होता है, उनमें जो है एक इंकरेजमेंट जो है पैदा हुई होती है कि हाँ यहाँ पर अगर मैं काम करूँगा तो मेरे काम को लोग जो है मेरे काम के मुताबिक जो है लोग मुझे सराहेंगे, लोग जो है मेरी जो काम है उसको मानेंगे और लोग जो है इसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो इक्विटी थ्योरी का जो बुनियादी इक्विटी थ्योरी में जो बुनियादी बात की गई है वो यही की गई है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं, लोगों को आप इनकरेज करना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में सब लोगों के साथ, तमाम लोगों के साथ क्या करें, बराबरी का सलूक करें, किसी किस्म की फेवरेटिज़म ना करें। और इसी तरह से अगर ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद एम्प्लॉयज़ को पता चले कि हाँ इस बंदे के साथ जो है मैनेजर जो है अच्छा सलूक कर रहा है और मेरे साथ बग़ैर किसी वजह के जो है बुरी तरीके से पेश आ रहा है, तो इससे उनका जो मोटिवेशन लेवल है वो डाउन हो जाता है और वो फिर डीमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन proposes an individual will behave or act in a certain way because they are motivated to select a specific behavior over other behavior due to what they expected the result of that selected behavior will be। ठीक है, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में जो है ये बात की गई थी कि अगर आप एक बंदे को एक ख़ास मकसद के लिए क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनको आप इनकरेज करते हैं कि हाँ ये काम तुम कर सकते हो और ये काम जो है सिर्फ तुम्हारे लिए बना है, ठीक है, सिर्फ तुम ही इस काम को कर सकते हो और इसी तरीके से ही तुम इस काम को कर सकते हो, तुम इस मकसद को हासिल कर सकते हो, तो वो बंदा जो है उसमें फिर एक जज्बा पैदा हो जाता है और फिर वो उसी बिहेवियर को इख्तियार करता है जिसकी हम उनसे क्या करते हैं, जिसकी हम उनसे एक्सपेक्टेशन हमने रखी होती है, हमने उनसे एक्सपेक्टेशन रखी होती है कि हाँ ये बंदा जो है हमारे मर्ज़ी के मुताबिक काम करेगा और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है उसके मुताबिक जो है वो क्या करेगा, काम करेगा और अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है उसको अचीव करेगा। तो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में ये बात की गई थी। ठीक है, जैसे कि एफर्ट के बारे में अगर हम बात करें, द एम्प्लॉय बिलीव दैट एफर्ट विल रिजल्ट इन एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस। एम्प्लॉयज़ जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं उनको इस बात पर पूरा भरोसा होता है कि अगर हम कोशिश करेंगे, अगर हम मेहनत करेंगे तो इसकी वजह से हमारी जो परफॉर्मेंस है लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, लोग उसको सराहेंगे। ठीक है, इसी तरह से एफर्ट के ज़रिए हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होगी। द एम्प्लॉयज़ बिलीव दैट एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस विल प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड रिवार्ड। और इसी तरह से जब हमारे परफॉर्मेंस लोग एक्सेप्ट करेंगे, उसको सराहेंगे, तो इससे जो रिवार्ड है वो भी हमारी चाहत के मुताबिक जो है वो फिर क्या होगी, हासिल होगी, प्रोड्यूस होगी और हम जो रिवार्ड चाहते हैं, हम जो प्रोडक्टिविटी चाहते हैं वो बिल्कुल उसी तरह से क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। इसी तरह से परफॉर्मेंस के बाद हमारे साथ रिवार्ड आता है, द एम्प्लॉय वैल्यू द रिवार्ड। और रिवार्ड जो है ये एम्प्लॉय के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। अगर आप एम्प्लॉय को रिवार्ड देते हैं उनकी हार्ड वर्किंग पर, तो इससे एम्प्लॉय की जो हार्ड वर्किंग है उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट आती है, उनकी जो एफिशिएंसी है, उनकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो मज़ीद क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है, उसमें मज़ीद बेहतरी आ जाती है। इसी तरह से रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी एज्यूम दैट बिहेवियर रिजल्ट फ्राम कॉन्शियस चॉइसेस अमंग्स अल्टरनेटिव हुज whose purpose is to maximum pleasure and to minimize pain. Room realize that an employee performance is based on individual factors such as personality, skills, knowledge, experience and abilities। ठीक है, रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में ये बात की गई थी कि बिहेवियर जो है लोग कॉन्शियसली क्या करते हैं, चूज़ करते हैं, मतलब लोग जो है सोच समझकर क्या करते हैं, अपने रवैये को इख्तियार करते हैं मुख्तलिफ अल्टरनेटिव में। ठीक है, और इनका पर्पस जो है वो यही होता है कि हमने जो रवैया इख्तियार किया हुआ है तो इससे
हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लेजर हासिल हो और कम से कम हमें तकलीफ़ देखनी पड़े या तकलीफ़ जो है वो फेस करनी पड़े। ठीक है, रूम ने जो है अपनी थ्योरी में इस बात पर जोर दिया था कि एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है ये असल में डिपेंड करती है उनकी एबिलिटीज़ पर, मतलब उनकी पर्सनैलिटी पर, उनके पास जो स्किल्स मौजूद होते हैं और जो नॉलेज मौजूद होती है और जो एक्सपीरियंस और एबिलिटी मौजूद होती है, तो इस पर डिपेंड करती है। ठीक है, इसी तरह